हमारे देश में जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो जजों के माध्यम से ही तय होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हो, लेकिन अंतिम रूप से जो तय कर रहा है वो जो शख्स है वो स्वयं अपने आप में ही जज होता है। तो इस पर लेकर के कई सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन यहां पे सवाल इस बात का नहीं है कि नियुक्ति हो रही तो वो गलत है, क्योंकि अब इस पर तो फैसला आ ही चुका है कि कॉलेजियम व्यवस्था है जिस पर नियुक्ति होती है। लेकिन अब यहां पर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी जज की नियुक्ति हो रही है तो क्या उस पर लोगों को कारण नहीं पता होने चाहिए? क्या उस पर कारण नहीं बताए जाने चाहिए कि इस व्यक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल बाहर से कहीं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही वहां पे एक वर्तमान जो जज हैं अभी, उज्जवल भुइयां उनका नाम है, उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में जो जजों की नियुक्तियां हुई हैं उसके लिए जो प्रस्तावना आई है कॉलेजियम की तरफ से जो गई है उसमें कारण नहीं दर्ज किया गया था। तो ये चिंता का विषय है, ये पारदर्शिता की कमी है और इससे हो सकता है कोई योग्य व्यक्ति योग्यता के आधार पर आगे ना बढ़ पाए, कोई अयोग्य व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ जाए, यानी कि तुलनात्मक रूप से। तो सारी बात को समझते हैं सबसे पहले यहां पे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उज्जवल भुइयां, उन्होंने ये बात कही। तो उन्होंने किस संदर्भ में कहा कि हाल ही में जो कॉलेजियम के प्रस्ताव आए हैं उसमें ऐसा देखा गया है। 3 प्रस्तावों में कॉलेजियम क्या है मोटे तौर पर अगर ये देखें तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और उसके अलावा 4 सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो मिला के एक कॉलेजियम व्यवस्था बनती है जो जजों की नियुक्ति को लेकर डिसीजन लेते हैं और वो अपना परामर्श राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति फिर उसकी नियुक्ति करते हैं। तो ये चर्चा में मामला आने की जो वजह थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज ही ये बात कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हम कहें हाई कोर्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हाल फिलहाल में एक जज के द्वारा ये बात कही गई, कुछ खास कम्युनिटी के लिए चींटियां शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसकी वजह से ये ज्यादा चर्चा में आया। तो यहां पे सवाल उठता है कि कॉलेजियम है क्या? देखिए, मूल संविधान पे अगर हम आए तो वहां पे ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यहां पे समझें कि इनकी जो सिफारिश है वो उसके लिए जो व्यवस्था है वो मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। तो ये सिफारिश किसके पास अंतिम रूप से पहुंचती है? राष्ट्रपति के पास, नियुक्ति वो करते हैं और ये माननी पड़ती है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में सरकार तय कर ले जाती थी। चीजें बदली कैसे उसको भी समझते हैं। तो कॉलेजियम शब्द का उल्लेख कहीं संविधान में दरअसल है नहीं। यहां पे हमें मूल संविधान में देखें तो अनुच्छेद 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों के लिए और अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के जजों के लिए प्रावधान है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे सीजेआई और अन्य जजों से परामर्श लेने के बाद। अब यह परामर्श की बात आ रही है, यानी कि कंसल्टेशन की, यानी कि शुरुआत में नियुक्ति का पूरा अधिकार व्यवहारिक तौर पर कार्यपालिका यानी कि सरकार के पास था और सीजेआई राय देते थे। तो वो जो राय देते थे उस पर एक बार के लिए फिर ये मामला 1981 में आता है जिसको फर्स्ट जज केस कहा जाता है, एसपी गुप्ता केस। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, यानी कि उसको माना जाए ना माना जाए ये सरकार यानी कि कार्यपालिका के ऊपर है। परामर्श दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के द्वारा और वरिष्ठ जजों के द्वारा। तो यहां पे सीजेआई सिर्फ राय दे रहे हैं, अंतिम फैसला सरकार कर रही है यानी कि कार्यपालिका कर रही है। अब यहां पे देखिए कमजोर कौन पड़ गई? न्यायपालिका कमजोर पड़ गई, क्योंकि जजों के जो नियुक्ति की जिम्मेदारी या हम कहें पावर है वो सरकार के पास है। तो यहीं पे आता है सेकंड जज केस 1993 में। ये बहुत बड़ा मोड़ था, अब सारी चीजें बदल गई। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट के क्या कह दिया कि परामर्श का मतलब असल में सहमति है। अब यहां पे ये तय कर दिया कि कॉलेजियम व्यवस्था जो जन्मी, यानी कि जो सीजेआई हैं, जो वरिष्ठ जज हैं, वो जो परामर्श देंगे, जो कंसल्टेशन देंगे राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा। अब ये स्थिति आ गई, यहीं से बदलाव हुआ। तो अब यानी कि एक तरह से देखा जाए तो कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से ही चुने जा रहे हैं जज। तो ये यहां पे एक बात तय हो गई कि अब जो है नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका से हटकर न्यायपालिका में सेकंड जज केस में आ गई। फिर थर्ड जज केस में राष्ट्रपति ने खुद सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत कि आप बताइए कि कितने लोग होते हैं कॉलेजियम में, कितने होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जो सीजेआई होंगे प्लस 4 सबसे वरिष्ठ जज होंगे। पहले सीजेआई प्लस 2 थे, उसके बाद सीजेआई प्लस 4 यानी कि 5 संख्या जो है कॉलेजियम की तय हो गई सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के लिए थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अंतिम रूप से सीजेआई के इस कॉलेजियम में उनका भी नाम आएगा और अंतिम रूप से फिर इन्हीं का जो है प्रस्ताव जाएगा आगे की तरफ। तो तीनों केसेस का सार देखें तो 1981 में जो था सिर्फ कंसल्टेशन यानी कि सहमति की जरूरत नहीं थी, तो सरकार के पास ताकत थी। सेकंड जज केस में कॉलेजियम की शुरुआत हो गई और थर्ड जज केस में कॉलेजियम की संख्या डिसाइड हो गई। अब इसके बाद
कोशिश हुई 2015 में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जज ही जज की नियुक्ति कर रहे हैं, तो सरकार ने कोशिश की राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की, जिसमें जजों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया को लेकर के वो लेकर आए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कह दिया असंवैधानिक है और कह दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है इससे, इसलिए इस व्यवस्था को नहीं लाया जाएगा। फिर उसके बाद असली समस्या जो हम अभी की बात कर रहे थे, सिफारिशों के लिए, जैसे कोई सी नाम का सिफारिश कॉलेजियम दे भी रहा है तो उसमें कारण पहले दर्ज होते थे कि इस कारण से, जैसे उन्होंने ये फैसला दिया, इनके ये काम रहे और उसमें उनके वो कामों में क्या अच्छा रहा, किस वजह से फिर आप उसको आगे भेजना चाहते हैं, ये सारी चीजें दर्ज होती थी। वो अब दर्ज नहीं की जा रही हैं, यही सवाल उठता है। तो यहां पे पारदर्शिता की कमी से ही दरअसल सारी चिंताएं हैं, जिससे उन्होंने कहा कि अगर कारण बताए जाएंगे तो जो योग्य व्यक्ति है कारणों में उसका काम झलकेगा, तो जो कम योग्य है वो आगे नहीं आ पाएगा, योग्य बल्कि आगे रहेगा। तो ऐसे लोग जो कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं कानून की व्याख्या करने के दौरान, किसी फैसले के दौरान, तो ऐसी टिप्पणियों से बचा जा सकेगा। जैसे मैंने आपको चींटी वाला उदाहरण दिया था। तो यहां पे अगली बात ये आती है कि उन्होंने, जस्टिस भुइयां ने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, या हम क्यों कहें कि न्यायपालिका जो है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र है, निष्पक्ष है सबके लिए। तो वहां पे जानने की लोगों की एक अधिकार होना चाहिए कि अदालतों में क्या हो रहा है, उनके जज कौन हैं, किस प्रकार से बन रहे हैं, उन्होंने अब तक कैसे कैसे फैसले किए हैं, ये लोगों को पता होने चाहिए। और इसी के बाद में अब एक मुद्दा इसी के साथ में ये भी जुड़ा है लाइव स्ट्रीमिंग का। इस पे भी इन्होंने बोला था, इसलिए आपको पता रहे क्योंकि अभी मामला चर्चा में था। दरअसल उदाहरण के लिए अभी मैं बताऊं तो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान उसको कुछ वीडियो को देखने को लेकर के सीजेआई के पास मामला जाता है। सीजेआई उसमें कहते हैं, ऐसा वीडियो छोटा सा आता है कि सीजेआई ने ये कहा कि डोंट वेस्ट आवर टाइम। यहाँ पे अब मीडिया ने ये बात आधी बताई, कहा जाता है सोशल मीडिया में, लेकिन पूरी बात ये थी कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम इज मोर प्रीशियस। ये बातें इस तरह से सामने आई। तो ये कहा गया कि लाइव स्ट्रीमिंग तो होनी चाहिए। जो वीडियो आप यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में देखते हैं कि जज हैं, वकील हैं और उस बहुत अलग अलग केस होते हैं जिसके वो वीडियो आते रहते हैं, दलीलों के, फैसलों के। तो उन्होंने कहा वो अच्छा है पारदर्शिता के, लेकिन ये जो चीजें होती हैं वीडियो को काट के दिखाया जाता है, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये खैर अलग मसला था, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि हाल फिलहाल में चर्चा था। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो अदालत खुद पारदर्शिता को मौलिक अधिकार मानती आई है, अब उसके सामने सवाल है क्या आंतरिक प्रक्रिया वो अपनी पारदर्शी रखेगी। जो सवाल उठे हैं वो अब जवाब के रूप में सामने आएंगे। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर से ही चूंकि सवाल उठा है, तो अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ती हुई यहां पे दिखाई दे रही है। अब आगे देखना होगा क्या कॉलेजियम दोबारा ठोस कारण देना शुरू करता है, अपने प्रोसीजर में कुछ बदलाव करता है, और इसके साथ ही जो लंबित सिफारिशें हैं उस पर किस प्रकार से फैसले आते हैं, क्या कारणों के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, क्या उसको नोटिस किया जाता है कि नहीं, आने वाले समय में दिख जाएगा। यानी कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता की हम जिस तरफ से उम्मीद रखते हैं, क्या वो और बेहतर तरीके से हमारे सामने उभर कर आएगी इस बात के बाद, वो देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए मेरे पास सवाल है, देश में कितने हाई कोर्ट हैं, साथ ही इसमें वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं और किस नंबर के हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ एक जरूरी जानकारी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपने शहर से चाहते हैं कि दृष्टि आईएएस की दिल्ली वाली क्लास मिले, करोल बाग वाली, नोएडा वाली, तो उसके लिए आईएसजीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है जो दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 400 प्लस क्लासेस स्ट्रक्चर्ड हैं जो आपको ऐप पे ही मिलेंगी। लेकिन याद रखिए जो स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा, यानी कि आपको पीडीएफ नहीं पलटने पड़ेंगे, हार्ड कॉपी के पन्ने पलटने पड़ेंगे। और इसके साथ ही आपको प्रीलिम्स के और मेंस के टेस्ट भी मिलेंगे और इसके साथ ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। एआई इंटीग्रेशन मिलेगा क्लास को समझने के लिए और उसके साथ ही एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा। और ये सब कुछ, जितना कुछ आप जानना चाहते हैं और विस्तार से जो सुविधाएं हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे ओपन कर लीजिए, वहां से आपको अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप इस नंबर पर 8750187501 पे कॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।